तो वर्नियर कांस्टेंट का मतलब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है बेटा लीस्ट काउंट। और लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं, लीस्ट काउंट निकालने के लिए अपने पास बहुत एक बेसिक सा फार्मूला है। लीस्ट काउंट होता क्या है, अब ये रिलेशन हमारे पास बन गया, क्या बन गया कि रो बराबर बन गया मास बाय पाई आर स्क्वायर एल। अब अगर मुझे परसेंटेज एरर रो में निकालनी है, डेंसिटी में निकालनी है, तो क्या तरीका क्या है। तो यहां से हम देखें तो एक डिग्री जो होती है वो एक डिग्री 60 मिनट के बराबर होता है। मिनट को दिखाने के लिए जैसे डिग्री एंगल होता है ना, वैसे मिनट भी एंगल होता है, तो मिनट को दिखाने के लिए ऐसे सिंगल डैश कर देते हैं। तो यहां से देखो तो एक मिनट का मतलब हो गया। हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करता हूं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं अतुल शुक्ला आप सभी बच्चों का फिजिक्स वाला के इस प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूं। और बच्चों आज हम अपनी पीवाईक्यू की जो प्रचंड सीरीज है, इसमें पहला चैप्टर जो क्लास 11th का पहला चैप्टर है, जो कि है अपना यूनिट्स एंड मेजरमेंट, इस चैप्टर के पीवाईक्यूज को डिस्कस करेंगे। बेटा इस चैप्टर की अगर बात कर ली जाए तो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि पिछले सालों में देखा गया कि इस चैप्टर से एक या दो क्वेश्चन, मतलब काफी चांस रहता है कि हर साल दो क्वेश्चंस तो इस चैप्टर से मिल ही जाते हैं, बट मिनिमम एक क्वेश्चन तो हर साल इस चैप्टर से पूछा गया है। चैप्टर डिफिकल्टी वाइज जो है आसान है, डिफिकल्ट चैप्टर नहीं है, और एक से दो क्वेश्चन भी आ जाते हैं तो एक अच्छा खासा वेटेज भी रखता है। तो पिछले 10 सालों में कितने क्वेश्चंस किस तरह के आए हैं आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। मगर उससे पहले बेटा एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट या मेन टॉपिक्स जिनसे क्वेश्चंस आए हैं। तो बेटा कुछ क्वेश्चंस आपको डायमेंशन फार्मूला पर बेस्ड मिलेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटीज की जो डायमेंशन फार्मूला है उसके ऊपर बेस्ड होंगे। बाकी कुछ क्वेश्चंस प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पे होगा। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या है वो हम लोग अभी साथ में क्वेश्चंस में देखेंगे, अगर आपको नहीं पता। एरर्स पे हमें रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर और रैंडम एरर, इन पे कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे। साथ ही साथ सिग्निफिकेंट रूल्स पे क्वेश्चंस मिलेंगे कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट निकाल लो, या एडिशन डिवीजन के जो सिग्निफिकेंट के रूल्स हैं उन रूल्स के ऊपर क्वेश्चंस हैं। और लास्ट में जो है आपका जो इंस्ट्रूमेंटल पार्ट है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का पार्ट है, लीस्ट काउंट एंड स्क्रू गॉज, इसके ऊपर भी क्वेश्चंस हैं। लीस्ट काउंट स्क्रू गॉज का या वर्नियर कैलिपर का, और एक मेजरमेंट जो है स्क्रू गॉज से कैसे मेजरमेंट रीडिंग्स कैसे मेजर की जा रही हैं इस पर है। तो एक मोटा मोटा आपको आइडिया लग गया होगा कि किन टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए हैं और किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वो अभी हम लोग वन बाय वन देखते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन पर आते हैं, और ये 2024 का आया हुआ सबसे आसान सा और बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन कह रहा है कि द क्वांटिटीज विच हैव सेम डायमेंशन एज दोज ऑफ सॉलिड एंगल। तो बेटा आप लोगों को पता है कि सॉलिड एंगल की क्या डायमेंशन होती है, सॉलिड एंगल की क्या डायमेंशन होती है। तो सॉलिड एंगल होता क्या है, सॉलिड एंगल जो है वो आपका एरिया, जो सरफेस एरिया बन रहा है अपॉन आर स्क्वायर, ये बनता है। तो सॉलिड एंगल डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। तो ये जो क्वांटिटी है कैसी है, डायमेंशन लेस। तो हमें यहां पर देखना है कि ऐसी और कौन सी क्वांटिटी है जो डायमेंशन लेस है। ठीक है, तो अगर आप देखो यहां पर ध्यान से, तो पहला ऑप्शन आपके पास आ रहा है स्ट्रेन एंड आर्क। स्ट्रेन एंड आर्क, देखिए स्ट्रेन आपकी डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, डेल्टा एल बाय एल ये कह सकते हो अगर लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन की बात करो। तो स्ट्रेन आपकी डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, लेकिन आर्क, आर्क तो आर्क लेंथ हो गई, तो इसकी तो मीटर हो जाएगी। तो अगर इसकी यूनिट मीटर हो गई तो डायमेंशन एल हो जाएगी, तो ये ऑप्शन तो आपका नहीं बनेगा। एंगुलर स्पीड एंड स्ट्रेस, तो भैया एंगुलर स्पीड ओमेगा होता है, इसकी भी डायमेंशन होती है। स्ट्रेस एफ अपॉन ए होता है, इसकी भी डायमेंशन होती है, तो ये भी कट गया। स्ट्रेन एंड एंगल, स्ट्रेन डायमेंशन लेस है, स्ट्रेन डायमेंशन लेस है, मैंने बताया जैसे डेल्टा एल बाय एल, स्ट्रेन डायमेंशन लेस हो गया। और एंगल, एंगल क्या होता है बेटा, एंगल होता है आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क अपॉन रेडियस की अगर बात करो तो आर्क की डायमेंशन लेंथ होगी मीटर, ठीक है, यूनिट मीटर हो गई, डायमेंशन एल हो गई, रेडियस भी लेंथ है एल हो गई। तो अगर इनकी डायमेंशंस की बात करें तो आर्क की एल, रेडियस की भी एल, तो ये एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी बन गई। इसका मतलब जो करेक्ट आंसर है वो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, सॉलिड एंगल भी डायमेंशन लेस है और
स्ट्रेन एंड एंगल, ये भी डायमेंशनलेस है। आसान क्वेश्चन है, आई होप कि आप लोगों ने इसको निकाल लिया होगा। ठीक है, चलिए भाई देखिए 2024 का कितना आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन भी 2024 का ही क्वेश्चन है, और क्वेश्चन देखिए तो किस टॉपिक पर बेस्ड है। कह रहा है कि वर्नियर कैलिपर्स के n+1 डिवीजन, ठीक है, ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विथ n डिवीजन ऑफ मेन स्केल। ठीक है, इफ वन मेन स्केल डिवीजन रिप्रेजेंट 0.1 mm, द वर्नियर कांस्टेंट। वर्नियर कांस्टेंट का मतलब हुआ कि लीस्ट काउंट पूछ रहा है। वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट है वो लीस्ट काउंट कितना होगा। तो वर्नियर कांस्टेंट का मतलब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है बेटा लीस्ट काउंट। और लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं, लीस्ट काउंट निकालने के लिए अपने पास बहुत एक बेसिक सा फार्मूला है। लीस्ट काउंट होता क्या है, जो मिनिमम डिस्टेंस मेजर की जा सके मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से, तो वो लीस्ट काउंट क्या बनता है, एक मेन स्केल डिवीजन की जो लेंथ है उसमें से माइनस कर दिया 1 वर्नियर स्केल डिवीजन की लेंथ को। अब अगर मैं इसको देखूं तो मुझे यहां एक मेन स्केल डिवीजन की लेंथ पता है, लेकिन एक वर्नियर स्केल डिवीजन की लेंथ नहीं पता। इसको निकाल लेते, कैसे निकाल लें, तो इसने कहा कि n+1 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड करते हैं इन डिवीजन ऑफ मेन स्केल। तो इस डेटा को यूज करूं तो n+1 वर्नियर स्केल डिवीजन बराबर है n डिवीजन ऑफ मेन स्केल। ठीक है, तो n+1 वर्नियर स्केल डिवीजन जो है वो n मेन स्केल डिवीजन के बराबर है। तो एक वर्नियर स्केल डिवीजन किसके बराबर हुआ, यहां से देखो अगर तो यूनिट यहां से देख लो तो कह सकते हैं कि एक हो जाएगा n/n+1 मेन स्केल डिवीजन के। तो एक वर्नियर स्केल डिवीजन n/n+1 मेन स्केल डिवीजन के बराबर हो जाएगा। अगर मैं इस डेटा को यहां रख दूं, अगर इस डेटा को यहां रख दूं तो जरा देखो क्या आ गया लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट आ गया बेटा 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन के लिए वैल्यू रख दूं n/n+1 मेन स्केल डिवीजन, और मेन स्केल डिवीजन कॉमन ले लूं तो क्या बन जाएगा, मेन स्केल डिवीजन कॉमन ले लिया तो अंदर बचा 1 माइनस 1 n/n+1। और इसको बेटा फर्दर अगर सॉल्व कर ले तो ये टर्म कितना बन जाएगा, 1 मेन स्केल डिवीजन तो आ ही गया हमारे पास यहां पर, इनटू आ गया ये रिजल्ट, तो ये रिजल्ट एलसीएम लोगे तो हो गया n+1 माइनस n, n से n कैंसिल आउट, तो यहां बचा कितना इंटू 1/n+1। और अगर यहां वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो 1 मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू है 0.1 mm, तो ये मेरा बन जाएगा 0.1/n+1 इतने mm। और इसने बोला कि आंसर निकालो किसमें, सेंटीमीटर में। तो 1 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 मिलीमीटर में हो जाएगा 10⁻⁻1 सेंटीमीटर। तो क्या बन जाएगा, अगर इसको देख लें तो हम इसको कह सकते हैं कि मिलीमीटर को चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 0.1/n+1, और 1 mm का मतलब हो गया 1/10 सेंटीमीटर। तो जरा देखो इसको और थोड़ा सा मॉडिफाई कर लोगे तो 0.1 है तो 1/10 लिख सकते हो, तो ये हो गया 1/100 क्योंकि एक 10 ये था, इंटू 1/n+1 सेंटीमीटर। तो ये हमारा जो है वो लीस्ट काउंट आ गया। ऑप्शन चेक कर लो जरा कौन सा ऑप्शन आ रहा है, तो भाई ABCD देखा जाए तो ऑप्शन डी हमारा इस केस में राइट आंसर हो जाएगा। आसान सा क्वेश्चन था, थोड़ा सा बस इसमें आपको कैलकुलेशन करनी है और इजीली फटाफट ये निकल कर आ जाएगा। बेसिक डेफिनेशन अगर आपको पता है लीस्ट काउंट की कैसे निकालते हैं तो सॉल्व कर लोगे इसको बेटा। ठीक है, चलो भाई अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये भी देखिए, अब देखिए आप लाइन से देख रहे हो 2024 में ही लाइन से 3 क्वेश्चन पड़े हुए, तो आप समझ पा रहे हैं कि कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है ये, और आसान चैप्टर है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है बेटा कि फोर्स डिफाइन है अल्फा t² प्लस बीटा t से। ठीक है, और t क्या है, t के बारे में बोल दिया कि ये टाइम है। ठीक है, द फैक्टर विच इज डायमेंशनलेस इफ अल्फा एंड बीटा आर कॉन्स्टेंट। इनमें से पूछ रहा है ऐसा कौन सा फैक्टर है जो डायमेंशनलेस होगा। यहां अल्फा बीटा टी लिखा है, अल्फा बीटा बाय टी लिखा है, बीटा टी बाय अल्फा लिखा है, तो हम एक बार अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं कि अल्फा बीटा क्या होगा। अल्फा बीटा बोला है कांस्टेंट,
बहुत सारे बच्चों को ऐसा लग जाता है कि अल्फा बीटा अगर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट टर्म की तो डायमेंशन नहीं होती है, ऐसा गलत है। एग्जाम्पल के तौर पर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी, कैपिटल जी जो होता है वो एक कांस्टेंट है मगर उसकी डायमेंशन होती है। तो ऐसा कहना कि कांस्टेंट टर्म की डायमेंशन नहीं होती है ये एक रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो अल्फा बीटा की डायमेंशंस होंगी। कैसे पता चलेगा? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगाएं। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये कहता है कि लेफ्ट हैंड साइड डायमेंशन जो है वो राइट हैंड साइड की डायमेंशन के बराबर होगा। एक बात ये कहता है और दूसरी बात ये कहता है कि सेम डायमेंशंस की क्वांटिटी ही आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं। तो यहां पर देखा जाए तो अल्फा टी स्क्वायर बीटा टी से ऐड हो रहा है, तो इसका मतलब कि अल्फा टी स्क्वायर की जो डायमेंशन है वो बराबर है बीटा टी की डायमेंशन के। ठीक है, और ये चीज बराबर है किसकी डायमेंशन के? एफ की डायमेंशन के। अच्छा, एफ की डायमेंशन क्या होती है? एफ फोर्स है, तो एफ फोर्स है तो एफ फोर्स की डायमेंशन होती है एम एल टी माइनस टू। तो जरा इन दोनों को कंपेयर करा लो। इन दोनों को कंपेयर कराओगे तो कह सकते हैं कि बीटा और टी की डायमेंशन हो गई किसके बराबर? एम एल टी माइनस टू के बराबर। तो ये टी अपॉन में जाएगा, टी अपॉन में जाएगा, ऊपर हो जाके हो जाएगा टी की पावर माइनस वन। तो बीटा की डायमेंशन क्या हो गई? बीटा की डायमेंशन हो गई एम एल टी माइनस टू अपॉन टी। तो यहां से ये हो जाएगा कितना? एम एल टी माइनस थ्री। ये जो है डायमेंशन हो गई किसकी? बीटा की। तो ये बीटा की डायमेंशन हो गई। सेम अल्फा की भी निकाल सकते बेटा, इन दोनों को कंपेयर करा दो। तो अल्फा टी स्क्वायर बराबर हो गया किसके? बराबर हो गया एम एल टी माइनस टू। तो यहां से अगर हम देखेंगे तो अल्फा की क्या डायमेंशन हो जाएगी? अल्फा की डायमेंशन हो जाएगी एम एल टी माइनस टू बाय टी स्क्वायर। तो इधर से बन जाएगा अल्फा की डायमेंशन एम एल टी की पावर माइनस फोर। तो ये मेरी अल्फा की डायमेंशन हो गई, ये मेरी बीटा की डायमेंशन हो गई। और अब हमें इन चारों ऑप्शन से देखना है कि कौन सा टर्म हमारा जो है वो डायमेंशन लेस बन रहा है। इन चारों ऑप्शन में देखना है कि कौन सा टर्म हमारा डायमेंशन लेस बन रहा है। देखो, अगर अल्फा बीटा का मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा बीटा जब मल्टीप्लाई होगा तो पावर मल्टीप्लाई में ऐड हो जाती हैं, तो डायमेंशन लेस तो नहीं बनेगा, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अल्फा बीटा बाय टी, तो टी ही कैंसिल होगा, अल्फा बीटा का तो फिर भी मल्टीप्लाई हो रहा, तो एमएल कैंसिल नहीं होंगे, तो ये भी नहीं जमेगा। मैं अगर देखूं तो बीटा टी बाय अल्फा, बीटा में टी का मल्टीप्लाई किया तो टी की पावर हो गई, ये टी का मल्टीप्लाई होगा तो टी की पावर माइनस टू, कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, तो ये भी नहीं होगा। और अगर मैं चौथे ऑप्शन को देखूं अल्फा टी बाय बीटा, तो जरा यहां से देखो अल्फा ये आया, अल्फा टी की डायमेंशन क्या आ जाएगी? अल्फा टी की डायमेंशन, तो अल्फा की डायमेंशन हो गई एम एल टी माइनस फोर। टी की डायमेंशन टी से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, टी की डायमेंशन कैपिटल टी हो गई। तो जरा इसका देखोगे तो ये हो जाएगा कितना? एम एल टी की पावर माइनस थ्री, मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो ये अल्फा टी हो गया एम एल टी माइनस थ्री और बीटा भी हो गया एम एल टी माइनस थ्री। दोनों डिवाइड होकर डायमेंशंस कैंसिल कर रही हैं, मतलब कि क्वांटिटी कैसी बन गई? डायमेंशन लेस। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आसान क्वेश्चन था, सिंपली प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पे जो है बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक, चलिए, उम्मीद है आप भी साथ के साथ सॉल्व कर रहे होगे। बेटा अगर आप साथ के साथ सॉल्व कर रहे हो तो आपका भी जो है ये पीवाईक्यू कंप्लीट हो जाएगा, तो एक कॉन्फिडेंस भी आएगा आपको, है ना, कि भाई इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ताकि आगे जब आप कभी प्रैक्टिस करो तो आपको ध्यान में रहे कि यार किस टाइप के क्वेश्चंस की ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, जैसे पीछे प्रीवियस ईयर्स में आए हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं बेटा, 2023 का क्वेश्चन है, थ्योरी पर बेस्ड क्वेश्चन है। क्या कह रहा है एक बार पढ़िए और देखिए क्या आप लोग निकाल पा रहे हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है कि द एरर्स इन द मेजरमेंट which arise due to unpredictable fluctuation, ऐसे फ्लक्चुएशन जो प्रिडिक्ट नहीं किए जा सकते, तो इस तरह की एरर को किस कैटेगरी में रखा जाएगा? तो बेटा रैंडम एरर की जो है वो डेफिनेशन ही यही है कि जिस एरर को आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते वो एरर आपकी रैंडम एरर का पार्ट है। तो आंसर तो रैंडम एरर हो गया। इंस्ट्रूमेंटल नहीं हो सकता है क्योंकि ये सिस्टमैटिक एरर में आता है।
सिस्टमैटिक एरर का मतलब कि उसमें आप बता सकते हैं कि एरर किस कारण से आ रही है, जबकि यहां बोला अनप्रेडिक्टेड सिचुएशन है। पर्सनल एरर भी सिस्टमैटिक एरर में आती है क्योंकि वहां पे पर्सन ही गलती कर रहा है तो हमें उसको ट्रेन करने की जरूरत है, तो ये भी एक सिस्टमैटिक एरर में ही आता है। लीस्ट काउंट एरर भी इंस्ट्रूमेंट की ही एरर है, तो ये सब सिस्टमैटिक एरर में आते हैं। खाली एक ही है जो अनप्रिडिक्ट है, अनप्रिडिक्टेबल एरर्स आपकी कंसीडर होती हैं रैंडम एरर के अंदर, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि मेटल ऑफ वायर हैज मास, ये मास दे दिया और ये उसकी एब्सोल्यूट एरर दे दी कि कितनी पॉसिबल है उसकी। तो एक तरीके से अगर ये m है तो ये एक तरीके से डेल्टा m दे दिया, रेडियस r और उसकी एब्सोल्यूट एरर डेल्टा r, ठीक है, लेंथ l, एब्सोल्यूट एरर डेल्टा l, और पूछ रहा है मैक्सिमम पॉसिबल परसेंटेज एरर, मैक्सिमम पॉसिबल परसेंटेज एरर मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी। देखो बेटा डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी होती है मास बाय वॉल्यूम, ठीक। वॉल्यूम वायर का क्या हो जाएगा, सिलिंड्रिकल शेप का वायर है, तो सिलिंड्रिकल शेप का वायर है तो रेडियस r होगी, लेंथ l होगी, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा 4/3, सॉरी वॉल्यूम हो जाएगा इस वायर का वॉल्यूम हो जाएगा एरिया क्रॉस सेक्शन जो कि हो गया पाई r स्क्वायर, और ये लेंथ होगी कितनी l, तो जो वॉल्यूम हो गया वो वॉल्यूम हो गया मास अपॉन पाई r स्क्वायर l, तो ये इसका वॉल्यूम हो गया। अब ये रिलेशन हमारे पास बन गया, क्या बन गया कि रो बराबर बन गया मास बाय पाई r स्क्वायर l। अब अगर मुझे परसेंटेज एरर रो में निकालनी है, डेंसिटी में निकालनी है, तो क्या तरीका क्या है, तरीका ये कि बेटा पहले तो जो कांस्टेंट टर्म है उनको आप भूल जाइए। कांस्टेंट टर्म जब आप रिलेटिव या परसेंटेज लिख रहे हो तो आपको उसको लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधे प्रोपोर्शनलिटी रिलेशन बनाओ। तो रो प्रोपोर्शनल किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है, m पर, r स्क्वायर पर और l पर, और इसको और एक लाइन में लिख लो तो कैसे लिख सकते हैं, रो प्रोपोर्शनल m r की पावर -2 और l, और यहां से अब आप एक्सप्रेशन बना दो परसेंटेज एरर या रिलेटिव एरर का, तो वो बन जाएगा डेल्टा रो बाय रो, ये रिलेटिव एरर हो गई, रिलेटिव एरर कितनी आ गई, रिलेटिव एरर आ गई, और रिलेटिव एरर आ गई तो इसी में आप इंटू 100 कर दोगे तो परसेंटेज एरर हो जाएगी, डेल्टा रो बाय रो इक्वल्स टू डेल्टा m बाय m -2 डेल्टा r बाय r, क्योंकि -2 पावर थी, पावर आगे आ गई, प्लस डेल्टा l बाय l, मगर क्योंकि मैक्सिमम पॉसिबल एरर निकालनी है, मैक्सिमम पॉसिबल एरर निकालनी है तो निगेटिव नहीं होगा, हर चीज ऐड ही होगी, तो ये हो गया प्लस, तो ये हमारी मैक्सिमम पॉसिबल रिलेटिव एरर आ गई। परसेंटेज एरर क्या हो जाएगी बेटा, परसेंटेज एरर इसी में आप क्या कर दो इंटू 100, तो डेल्टा रो बाय रो इंटू 100, ये आपकी परसेंटेज एरर हो गई, और इस पूरी इक्वेशन में भी इंटू 100 कर देंगे तो वैल्यू भी साथ के साथ रख देते हैं, डेल्टा m की वैल्यू हो गई 0.002 बाय m की वैल्यू हो गई 0.4, ठीक है, प्लस 2 डेल्टा r की वैल्यू ये रही 0.001 डिवाइडेड बाय हो गया 0.3, प्लस डेल्टा l रहा 0.02, तो रख देते हैं 0.02 डिवाइडेड बाय 5, और इस पूरे पे इंटू कर दिया कितना, इस पूरे पे अपन इंटू कर देंगे 100 का, ठीक है, तो इस पूरे पर इंटू कर देंगे 100 का। अब सिर्फ और सिर्फ इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लेना है, और जैसे ही आप इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे, इस पूरी कैलकुलेशन को सॉल्व कीजिए, तो लगभग जो आपका रिजल्ट है वो लगभग आपका रिजल्ट यहां पर ये वैल्यू जो आ जाती है वो वैल्यू आ जाती है आपकी 1.57% के आसपास, ये रिजल्ट आपका सॉल्व होने पर, कैलकुलेट होने पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये अगर देखूं तो कहां पर लाई कर रहा है 1.57, तो अप्रोक्सीमेटली इसको हम 1.6 भी लिख सकते हैं, अगर मैं इसको राउंड ऑफ कर दूं तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो थोड़ी सी छोटी सी कैलकुलेशन है, और उस कैलकुलेशन के साथ आप बड़ी आसानी से इस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं, ठीक। तो क्या आप लोग कर पाए थे इस क्वेश्चन को, अटेम्प्ट कर पाए थे खुद से, थोड़ा स्पीड में जरूर करिएगा, है ना, कोशिश कीजिएगा, और कैलकुलेटर का इस्तेमाल मत करना, कैलकुलेटर का इस्तेमाल करोगे तो कभी कैलकुलेशन आपकी अच्छी नहीं हो पाएगी, ठीक। चलो भाई अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2023 मणिपुर में आया हुआ क्वेश्चन है, और क्या कह रहा है ये क्वेश्चन,
तो क्वेश्चन कह रहा है कि द डायमीटर ऑफ स्फेरिकल बॉब व्हेन मेजर विद वर्नियर कैलिपर, वैल्यू दे रहा है 3.33, 3.32, 3.34, सारी सेंटीमीटर्स में है, 3.33, 3.32, और कह रहा है कि मीन डायमीटर क्या होगा, सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से मीन डायमीटर क्या होगा। तो देखिए, ऐड करने बैठ नहीं जाना है, सिग्निफिकेंट फिगर के रूल को इस्तेमाल करेंगे। यहां वैल्यूज आपस में ऐड हो रही हैं, सारी की सारी प्लस हो रही हैं, और फिर डिवाइडेड बाय मीन निकालना है, तो 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाय 5 हो रहा होगा। तो निकालने का तरीका क्या है, ऐड करने नहीं बैठ जाना है। निकालने का क्या तरीका है, निकालने का तरीका यह है कि सिग्निफिकेंट फिगर का एडिशन का रूल ये कहता है कि डेसिमल के बाद जितनी डिजिट है, जो रिजल्ट आएगा उसमें भी उतनी ही डिजिट होंगी। तो जरा यहां देखो, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, यहां भी 2 डिजिट है, 2 डिजिट है, 2 डिजिट है, इसका मतलब, और यहां भी 2 डिजिट, तो सभी में 2 ही डिजिट है। अगर किसी में 3 होती तो जो लीस्ट जिसमें रहता, लीस्ट अगर मान लो यहां 3 होती, तो लीस्ट जो रहता डेसिमल के बाद, पूरी पूरी डिजिट नहीं, डेसिमल के बाद, तो उस नंबर को हम लोग कंसीडर करते हैं। तो फिलहाल इसमें पॉइंट के बाद आपकी 2 डिजिट आ रही है, इसका मतलब आंसर में भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट आना चाहिए। यहां पे आंसर के बाद, आंसर में पॉइंट के बाद 3 डिजिट आ रहा है, इसलिए गड़बड़ हो गया। यहां 1 आ रहा है, ये भी गड़बड़ हो गया। तो अब या तो ये आंसर सही है या ये आंसर सही है। तो इन दोनों में कई बार क्या होता है कि आपको ऑप्शन भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपको बिना सॉल्व किए भी पता चल जाता है। लेकिन यहां क्योंकि ये दोनों ऑप्शंस बहुत क्लोज हो गए हैं, तो हमें अब ऐड करके देखना पड़ेगा कि क्या एडिशन का रिजल्ट क्या आ रहा है। तो मीन वैल्यू होगी क्या, मीन वैल्यू होगी क्या, तो अब ऐड करके देख लेते हैं। क्या पता यहां पर ये कुछ अलग सा 3 डिजिट का लिख देता, लेकिन ये भी 2 डिजिट है और ये भी 2 डिजिट है, तो अब अपने को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो मीन वैल्यू अब निकाल लेते हैं क्या होगी। तो मीन वैल्यू हो गई 3.33 प्लस 3.32 प्लस 3.34 प्लस 3.33 प्लस 3.32, और डिवाइडेड बाय कितना हो गया, डिवाइडेड बाय अगर देख लो तो 1 2 3 4 5, तो डिवाइडेड बाय 5। और जब अपन इसको सॉल्व करते हैं तो रिजल्ट मिलता है अपने को 3.328 सेंटीमीटर। अपने को आंसर रखना होगा 2 डिजिट तक, मतलब ये वाली डिजिट जो है राउंड ऑफ होगी, और ये वाली डिजिट राउंड ऑफ होगी, तो इससे पहले की डिजिट देखें तो 5 से बड़ी आ रही है, 8 आ रही है, तो राउंड ऑफ होकर ये क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी 3 डिजिट राउंड ऑफ होकर बढ़ जाएगी, तो हो जाएगा 3.33 सेंटीमीटर। तो मतलब करेक्ट आंसर हो गया क्या, ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा राइट आंसर हो गया। अगर यहां पर ये कोई नंबर 1 बढ़ा रहता या कुछ ये 2 डिजिट ना होती, तो फिर तो हमें चेक भी नहीं करना था, हम सीधे कह सकते थे कि ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन कह रहा है 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, और बोल रहा है कि 1 मिनट ऑफ आर्क, ऐसा सिंगल डैश लगा देता है, तो इसका मतलब होता है 1 मिनट। ठीक है, तो 1 मिनट ऑफ आर्क एंगल को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, इन रेडियन पूछ रहा है कि कितने रेडियन के बराबर होता है। तो एक दो रिलेशंस हैं जो आपको पता रहे, एक तो डिग्री और रेडियन में रिलेशन पता हो, और दूसरा मिनट और डिग्री में क्या रिलेशन होता है ये पता रहे। तो देखिए, अगर मैं बात करूं तो ये बड़ा अपने को बड़ा फेमस रिलेशन है कि 180 डिग्री जो है वो पाई रेडियन के बराबर होता है। तो यहां से हमको पता चल जाता है कि 1 डिग्री जो है वो पाई बाय 180 रेडियन के बराबर होती है। ठीक, तो डिग्री और रेडियन में तो रिलेशन ये आ गया। अब हमें चाहिए कि 1 मिनट और डिग्री में क्या रिलेशन है। तो यहां से हम देखें तो 1 डिग्री जो होती है वो 1 डिग्री 60 मिनट के बराबर होता है। मिनट को दिखाने के लिए, जैसे डिग्री एंगल होता है ना, वैसे मिनट भी एंगल होता है, तो मिनट को दिखाने के लिए ऐसे सिंगल डैश कर देते हैं। तो यहां से देखो तो 1 मिनट का मतलब हो गया, भाई ऐसे कर सकते यूनिटरी मेथड लगा के कि 60 मिनट का मतलब हो गया क्या, 1 डिग्री। तो 1 मिनट का मतलब हो गया क्या, 1/60 डिग्री। ठीक, तो ये 1 मिनट हो गया, 1 मिनट में इतने डिग्री, और अपने को चाहिए कि 1 मिनट में कितने रेडियन है। तो देखो 1 मिनट में इतने डिग्री, और 1 डिग्री में होते पाई बाय 180 रेडियन,
तो इतने डिग्री में कितने रेडियन हो जाएंगे, तो 1/60 डिग्री में कितने रेडियन हो जाएंगे, तो 1/60 बाय पाई बाय 180 इतने रेडियन हो गए। और बेटा पाई की वैल्यू तो अपने को पता है, पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सॉल्व करना पड़ेगा। 1/60 पाई की वैल्यू डाल सकते हो आप, पाई की वैल्यू डाल सकते हो 22/7 बाय, यह हो गया 1/80, या फिर पाई की वैल्यू आप यूज कर सकते हो 3.14, और इस वैल्यू के साथ अगर इसको सॉल्व कर लीजिए तो कितना आ जाएगा, तो ये लगभग वैल्यू आ जाती है सॉल्व करने के बाद 2.91, कुछ इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये मिल जाएगा आपको 2.91 इंटू 10⁻⁻⁴ रेडियन। तो करेक्ट आंसर अगर हम देख लें तो इसमें से ऑप्शन डी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। पूछ रहा है यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल वाले चैप्टर में आती है ये चीज, यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। तो हीट करंट में अगर आपको याद हो तो हीट करंट H इक्वल्स टू डेल्टा थीटा बाय आर, ये एक रिलेशन बनता है थर्मल में। हीट करंट होती है आपकी रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, तो ये लिखी जा सकती है dq बाय या डेल्टा क्यू बाय टी, डेल्टा क्यू मतलब जो हीट फ्लो हुई है बाय टी, टी टाइम हो गया, डेल्टा थीटा चेंज इन टेम्परेचर, रेजिस्टेंस आर क्या रहता है, आर रहता है 1/k L/A, के आपकी कंडक्टिविटी। तो इस रिलेशन से आप बड़े आसानी से निकाल सकते हो, तो आर की जगह वैल्यू डाल दें, तो आर की जगह वैल्यू डालेंगे तो हो गया L/KA। तो यहां से अगर देखो तो के की वैल्यू क्या बन रही है, के की वैल्यू बन रही है Q बाय टी, मतलब यहां से लिख देते हैं डेल्टा Q बाय टी इंटू हो गया L बाय डेल्टा थीटा, ये टेम्परेचर हो गया डेल्टा थीटा, और अपॉन एरिया। तो डेल्टा क्यू का मतलब हो गया जूल, ठीक, एनर्जी की यूनिट हो गई जूल, टाइम की यूनिट हो गई सेकेंड, लेंथ की यूनिट हो गई मीटर, डेल्टा थीटा का डिग्री से, क्योंकि केल्विन में लिखा हुआ है तो केल्विन में लिख देते, नहीं तो डिग्री सेल्सियस होता है, डिग्री सेल्सियस। तो डेल्टा थीटा टेम्परेचर है, केल्विन हो गया, एरिया की हो गई होगी यूनिट मीटर स्क्वायर, जूल पर सेकेंड ये बन जाता है वॉट, डब्ल्यू से रिप्रेजेंट कर लिया, मीटर से मीटर एक कैंसिल आउट हुआ होगा, मीटर के। तो अब जरा देख लो इसमें से कौन सा आंसर ठीक हो रहा है। तो जूल वाले ऑप्शंस तो हट गए हैं, वॉट वाला ऑप्शन आ गया, तो वॉट पर मीटर पर के, ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो अगर फार्मूला याद है और आपको कंडक्टिविटी नहीं भी याद है तो आप यहां से आराम से इसको निकालकर बना सकते हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से जो है एंगल और सॉलिड एंगल के ऊपर डायमेंशंस और यूनिट्स पे पूछ रहा है। तो देखा जाए तो एंगल की कोई डायमेंशन नहीं होती है, सॉलिड एंगल की कोई डायमेंशन नहीं होती है, मगर दोनों की यूनिट्स होती हैं। इसकी यूनिट हो गई रेडियन, इसकी यूनिट हो गई स्टेरेडियन, ठीक, मगर कोई डायमेंशन नहीं होती। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा कि प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल हैव यूनिट्स बट नो डायमेंशंस, हैव यूनिट्स बट नो डायमेंशन। करेक्ट आंसर जो हो गया वो हो गया आंसर नंबर बी, और इसकी यूनिट होती है रेडियन, रेडियन, और इसकी यूनिट होती है स्टेरेडियन। ठीक है, तो इनकी यूनिट्स तो होती है मगर डायमेंशन नहीं होती। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये क्वेश्चन 2020-21 में आया हुआ है और क्वेश्चन कह रहा है कि इफ E and G respectively denote energy and gravitational constant, E by G का क्या डायमेंशन होगा ये हमें कैलकुलेट करना है। अच्छा, एनर्जी का क्या डायमेंशन होता है, एनर्जी का देखा जाए तो एनर्जी का डायमेंशन वर्क का डायमेंशन सेम होता है, तो एनर्जी का डायमेंशन फार्मूला वर्क के बराबर बन जाएगा, और वर्क का कितना रहता है तो ml² T⁻⁻²। और G का डायमेंशनल फार्मूला कैसे निकालें, तो इसको निकालने के लिए अपने पास रिलेशन है F = G m1m2/r²। तो यहां से अगर G का डायमेंशनल फार्मूला निकालेंगे तो ये हो जाएगा F का डायमेंशनल फार्मूला, R² का डायमेंशनल फार्मूला अपॉन m1m2 मतलब मास का जो डायमेंशनल फार्मूला है उसका स्क्वायर। तो यहां से
हम लिख सकते हैं ये हो गया कितना mlt-2, r का मतलब हो गया l का स्क्वायर और m का मतलब हो गया m का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा यहां से m की पावर -1 l स्क्वायर t की पावर -2। तो ये मेरे पास g का रिलेशन आ गया, ये मेरे पास E का रिलेशन आ गया। E बाय जी का डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा? E बाय जी का डायमेंशनल फार्मूला E का रख देते हैं m l स्क्वायर t-2, G का रख देते हैं हो गया m-1 l स्क्वायर t-2। और इनको अगर सॉल्व कर लें तो ये ऊपर जाएगा आपका, कुछ गड़बड़ हो गई है, कुछ गड़बड़ हो गई है। हाँ, यहां पर ये l स्क्वायर और l ये मिलकर बेटा l क्यूब होगा, यहां पर एक मिस्टेक कर गए थे, ये करेक्ट कर लेंगे। तो ये l क्यूब हो जाएगा, तो E का तो लिख दिया, G का जो होगा वो l क्यूब हो जाएगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो m की पावर ऊपर जाएगी तो इट विल बिकम m की पावर 2, l -3 ऊपर जाएगा, -3 + 2 कितना हो गया -1 और t की पावर होगी बेटा 0। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हमारे पास ऑप्शन देखें तो m स्क्वायर m की पावर 2 l -1 t 0। करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पूछ रहा है डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस, डायरेक्ट फार्मूला है, 2020 का आया हुआ क्वेश्चन है। स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स की डायमेंशन बेटा mlt-2, एरिया की डायमेंशन हो गई l स्क्वायर। तो सीधे देख लो कितना हो जाएगा, यहां से आपका सीधा हो गया ml ऊपर गया -2 + 1 ml-1 t-2। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ml-1 t-2। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। और ये हमारे पास एक क्वेश्चन है 2021 का क्वेश्चन। और क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में? कह रहा है फोर्स F, एक्सेलरेशन A, टाइम T आर चूजन एज फंडामेंटल। ठीक है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी निकालना है किसके किसके टर्म में? फोर्स, एक्सेलरेशन और टाइम के टर्म में। तो अपने को कुछ ऐसा एक रिलेशन अगर E F A T के बीच में अगर हम बना लें तो हम इजिली इनके मतलब डायमेंशंस को लिख सकते हैं इनके बीच में। तो एनर्जी की बात अगर करें तो एनर्जी को हम वर्क के बराबर लिख सकते हैं। तो डायमेंशनली एनर्जी जो है वो वर्क के बराबर होगी, और वर्क की डायमेंशन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन के बराबर होगी। और डिस्प्लेसमेंट डी जो है उसकी डायमेंशन को सोचें तो हमारे पास एक फार्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो यहां से हम कह सकते हैं कि एस प्रोपोर्शनल है एटी स्क्वायर के। तो इसका मतलब जो डी की डायमेंशन मतलब डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन है उसको हम लिख सकते हैं एक्सेलरेशन की डायमेंशन जो कि यहां पर है ए, और टाइम की डायमेंशन होगी टी स्क्वायर। तो डी की जगह ये डायमेंशन डाल सकते हैं तो इट विल बिकम एफ, और डी की जगह आ गया ए और टी स्क्वायर। तो हमें ई की डायमेंशन चाहिए थी एफ, ए और टी के टर्म में। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखें तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनता है। चलिए इसी तरह का अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि 2021 में अगेन क्वेश्चन आया है। और देखिए 2 मिनट भी बहुत ज्यादा समय बोल दिया है, विद इन सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं। ये कह रहा है सरफेस टेंशन के एनर्जी को, वेलोसिटी को और टाइम को फंडामेंटल मानते हुए सरफेस टेंशन का फार्मूला बनाओ, डायमेंशन फार्मूला बनाओ। सरफेस टेंशन कैसे डिफाइन है उसको देख लेते हैं। तो सरफेस टेंशन जो है, सरफेस टेंशन को हम लोगों ने अगर मान लो एस से डिनोट कर दिया सरफेस टेंशन को, तो वो होता है फोर्स की डायमेंशन अपॉन लेंथ की डायमेंशन। ठीक, हमको चाहिए क्या? हमको चाहिए एनर्जी और वेलोसिटी और टाइम। तो लेंथ को वेलोसिटी टाइम में कन्वर्ट कर सकते हैं। एनर्जी चाहिए तो एक काम करते हैं, यहां पर डिस्टेंस का मल्टीप्लाई कर दें, डिस्टेंस का डायमेंशन। तो ये तो मिलकर क्या बन गया? ये जो है मिलकर बन गया हमारा
इसको तो कह सकते हैं F इंटू डी, एनर्जी बन गया होगा, एनर्जी का डायमेंशन अपॉन, ठीक है, ये दोनों लेंथ है, ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, लेंथ ही है दोनों, तो ये डिस्टेंस भी क्योंकि लेंथ है तो इसको हम एल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। और एल की डायमेंशन को क्या लिख सकते हैं, एल की डायमेंशन को देखें तो लिख सकते हैं v वेलोसिटी इंटू टाइम की डायमेंशन, क्योंकि अपने पास फार्मूला होता है v इक्वल्स टू डी बाई टी, तो डिस्टेंस का डायमेंशन हो जाएगा वेलोसिटी इंटू टाइम, तो एल का लेंथ का डायमेंशन वेलोसिटी टाइम के बराबर बन जाएगा, तो उस हिसाब से कहें तो यहां पर v और t अगर आ जाएगा तो ये बन जाएगा e का डायमेंशन अपॉन v स्क्वायर t स्क्वायर, तो क्या आंसर क्या आ जाएगा, तो देखे जाए तो v की पावर -2 t की पावर -2 e, सेकंड ऑप्शन जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से अगर आपको रिलेशन बनाने आते हैं, तो रिलेशन अगर आपने बनाने आते हैं, फार्मूले आपको पता है, तो ऐसे क्वेश्चंस को आप डायरेक्टली इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। इसको पूरा वो जो ट्रेडिशनल मेथड है वैसा फॉलो करने की नीड नहीं पड़ती है, जल्दी क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो जाता है। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आपको फार्मूले पता हो, अगर फार्मूले नहीं पता होंगे तो फिर ट्रेडिशनल मेथड जो है उसको लगाना पड़ेगा, और अभी कुछ क्वेश्चन आगे आएगा उसमें हम उसी मेथड से उसको सॉल्व करके भी दिखाएंगे, ताकि आपको उस मेथड के बारे में भी पता चल जाए कि वो कैसे अप्लाई होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और ये क्वेश्चन है आपका इसी सेम तरह पर ही बेस्ड है, बस यहां पर ये कह रहा है कि फोर्स वेलोसिटी और टाइम को फंडामेंटल लो, फोर्स वेलोसिटी और टाइम को फंडामेंटल लो, और मास की क्या डायमेंशन होगी वो डायमेंशन निकालो, कि मास की क्या डायमेंशन होगी फोर्स वेलोसिटी और टाइम को अगर हम एज फंडामेंटल क्वांटिटी लेके चलते हैं। तो कैसे एक रिलेशन बना सकते हैं, F इक्वल्स टू हमें बेसिक पता है कि F का डायमेंशन मास का डायमेंशन और एक्सेलरेशन के डायमेंशन के बराबर होगा, तो मास का डायमेंशन क्या बन जाएगा, जो फोर्स का डायमेंशन होगा अपॉन एक्सेलरेशन का डायमेंशन, और एक्सेलरेशन और वेलोसिटी टाइम के बीच हमें रिलेशन पता है कि एक्सेलरेशन का जो डायमेंशन होगा वो v बाई टी, मतलब वेलोसिटी का डायमेंशन अपॉन टाइम का डायमेंशन। तो हम इस चीज को अगर यहां सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमारे पास ये बन गया f, और a की जगह आ जाएगा वेलोसिटी का डायमेंशन अपॉन टाइम का डायमेंशन, तो ये t ऊपर चला गया, तो इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, f का डायमेंशन, t का डायमेंशन और v-1, तो ये हमारे पास रिलेशन बन जाएगा। और देखें तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 4 जो है FV-1T इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम यहां पर सॉल्व कर सकते थे। चलिए बढ़ते हैं, तो अगला क्वेश्चन जो है वो मेरा 2017 में आया हुआ है, और क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि अ फिजिकल क्वांटिटी ऑफ द डायमेंशन ऑफ लेंथ, तो लेंथ की जो डायमेंशन है उस पे हमें निकालना है, किसके किसके टर्म में लेंथ को निकालना है, सी, जी और ई स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के टर्म में। सी वेलोसिटी ऑफ लाइट है, जी यूनिवर्सल कांस्टेंट है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और ई जो है वो चार्ज है। तो सी की डायमेंशन क्या होगी, सबसे पहले तो ये देख लेते हैं। तो स्पीड ऑफ लाइट है, मतलब स्पीड की डायमेंशन होगी, मतलब कि हो गया LT-1, यूनिट होती मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसी तरह से जी का डायमेंशन देख लें कि जी का डायमेंशन क्या होगा, तो जी का डायमेंशन यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन हम लोगों ने पीछे निकाला है, तो पीछे के क्वेश्चन से अगर हम देख लें उस डेटा को, तो ये है m-1 L की पावर 3 T-2, तो सेम इसी को रख दें m-1 L की पावर 3 और t की पावर -2, तो हम अगर यहां पे रखें तो m-1 L की पावर 3 t की पावर -2, ये हमारी g की डायमेंशन हो गई। और इस टर्म की डायमेंशन कैसे निकालें, तो देखो बेटा अपने पास फार्मूला है F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और चार्जेस Q1 Q2 है जिसकी जगह E रख दिया है, तो E स्क्वायर बाय R स्क्वायर, तो यहां से देखा जाए तो E स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन क्या हो जाएगी, तो वो F इंटू आर स्क्वायर हो गया, दैट इज MLT-2, और L का है तो ये हो गया L स्क्वायर, तो इट विल बिकम ML की पावर 3 T की पावर -2। तो ये मेरे पास F की डायमेंशन आ गई। तो एक तरीका तो क्या है बेटा कि आप सारी के सारे उसकी डायमेंशंस को यहां सब्स्टिट्यूट करो और देखो कि कौन सा लेंथ का डायमेंशन बन रहा है। एक तरीका तो ये है, ठीक। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि अगर आप जैसे पीछे हम लोगों ने रिलेशंस बना लिए थे, L
जी और सी के बीच में और इसके बीच में एक रिलेशन बना सकते हो, तो आप अगर कोई फार्मूला ऐसा समझ में आ रहा है, कोई रिलेशन बन रहा है, तो आप वहां से कर सकते हो। और अगर ये चीज भी नहीं आ रही तो जो अपने इसका बिल्कुल बेसिक ट्रेडिशनल मेथड है आप उसको फॉलो कर सकते हो। कैसे कर सकते हैं? तो हम कह सकते हैं कि भाई लेंथ जो है वो डिपेंड कर रही है सी के ऊपर, जी के ऊपर और ई स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के ऊपर, और इनकी किन पावर्स पे डिपेंड कर रही होगी। तो इनकी मैंने कहा इसकी पावर लेट सपोज एक्स रही होगी, इसकी पावर वाई रही होगी और इसकी पावर मान ली मैंने जेड रही होगी। तो इस तरह से इन तीन पावर्स के ऊपर एक्स वाई जेड पे डिपेंड कर रही होगी, और हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को लगा के जो है एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल लेंगे। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है कि लेफ्ट हैंड साइड का जो डायमेंशन है वो राइट हैंड साइड की डायमेंशन के बराबर होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड का क्या डायमेंशन है? लेफ्ट हैंड साइड का लेंथ का डायमेंशन है तो m0 l t0, ये लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन हो गया। राइट हैंड साइड का क्या डायमेंशन हो गया? c का डायमेंशन हो गया lt-1 इसकी पावर x। g का क्या डायमेंशन हो गया? तो g का डायमेंशन m-1 l3t-2, m-1 l3 t की पावर 2 है आई गेस ना, t की पावर -2, t की पावर -2। तो ये मेरा g का डायमेंशन हो गया। एक बार चेक कर लेते हैं g का डायमेंशन गलत तो नहीं लिख दिया है। g का डायमेंशन हम लोगों ने निकाला था, हाँ ठीक है, m की पावर -1 l की पावर 3 t की पावर -2। ठीक, इसके बाद इसका डायमेंशन लिख दे, और इसका डायमेंशन भी पीछे निकाला हम लोगों ने ml3 t-2। तो ये हो गया m l की पावर 3 t-2 और इसकी पावर है z और इसकी पावर है y। तो एक साथ कर लें, अगर m वाले एक साथ कर लें तो m की पावर हो गया -y, ठीक, और क्या हो गया +z, ठीक बात। l की पावर देख लें तो x, यहां से देखा मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है तो x + 3y, और ये वाला l हो गया +3z, ठीक है। और t की पावर देखें तो -x -2y -2z, ये हमारा t का पावर हो गया। अब क्या कर लें बेटा, अब कंपेयर करा लो। तो m की पावर इससे कंपेयर कराएं तो -y + z, ये हो गया 0। तो यहां से हो गया y बराबर z के, ठीक। इसको कंपेयर कराएं तो कह सकते हैं x + 3y + 3z, ये बराबर हो गया पावर 1 के, ठीक बात है। और उस इक्वेशन को देखें तो कहेंगे -x -2y -2z, ये बराबर हो गया आपके 0 के, ठीक। y बराबर z है तो यहां अगर सब्स्टिट्यूट कर दें तो ये इक्वेशन बन जाएगी x, और ये दोनों इसको भी y मान लें तो लिखा जा सकता है x + 6y बराबर हो गया 1, और यहां से देखें तो ये हो जाएगा -x, और इसको भी y लिख लें तो हो गया -4y बराबर 0। तो इधर से इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी, x की वैल्यू निकल आएगी, यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो हम यहां से देखें तो x बराबर बन सकता है आपका -4y। तो ये डेटा को अगर इस पे सब्स्टिट्यूट करो तो x की जगह -4y कर दे तो -4y + 6y, तो -4y + 6y, ये अगर 1 है इसका मतलब ये हुआ कि ये हो गया आपका कितना, ये हो गया 2y, 2y की वैल्यू हो गई आपकी 1, तो y की वैल्यू हो गई 1/2। यहां से y की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई तो z की वैल्यू भी आ गई, z की वैल्यू देख लें तो 1/2, तो y और z की वैल्यू 1/2 आ रही है। ऑप्शंस में देख लें y और z की वैल्यू, इस पे पावर 1/2, इस पे पावर 1/2, ये बन सकता है, ये वाला तो बन नहीं पाएगा, g के पावर 1 है। इस पे देखें तो ये भी नहीं बन सकता है, g की पावर -1/2 है, तो या तो ऑप्शन ए है या ऑप्शन डी है। अब देख लेते हैं x की क्या वैल्यू बन रही है, तो x की वैल्यू जो है वो -4y है, तो यहां से देखें तो -4, y की जगह डाल दिया 1/2, तो ये बन गया -2, मतलब जो c के ऊपर पावर है x वो वैल्यू आ रही है -2। तो देखें c के ऊपर -2 कहां पर है, मतलब 1/c²। तो जो करेक्ट आंसर हो गया वो आंसर हो गया हमारा ऑप्शन डी। तो अगर आप फटाफट से सॉल्व कर रहे हैं ध्यान से तो 1 मिनट के अंदर इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व किया जा सकता है, मगर ध्यान से सॉल्व करना होगा,
क्योंकि ऐड सब्ट्रैक्ट में गलतियां हो जाती हैं जब आप इस क्वेश्चन को कर रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है वो भी 2016 का क्वेश्चन है और क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि प्लैंक कांस्टेंट h, स्पीड ऑफ लाइट c, न्यूटन्स ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g, ये तीन फंडामेंटल कांस्टेंट हैं। कौन सा कॉम्बिनेशन लेंथ को बता रहा है? तरीका इसका भी बिल्कुल सेम है। या तो आप इन सबकी डायमेंशंस लिखकर चारों ऑप्शंस में सब्स्टिट्यूट करके चेक कर लो कि किसकी डायमेंशन लेंथ बन रही है, या फिर दूसरा तरीका कि आप इनकी सबकी जो अभी पीछे जैसे किया है जिस क्वेश्चन को, उसके जैसे सॉल्व कर लें। तो सी की डायमेंशन क्या हो जाएगी बेटा? सी की डायमेंशन हम लोगों ने लिख ली थी, कितनी थी? वो था आपका LT-1, ठीक। जी की डायमेंशन, जी का डायमेंशन कितना था? तो पीछे से आप देख सकते हैं, अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है। जी का डायमेंशन था m-1 L की पावर 3 T की पावर -2, ठीक। ये आपका जी का डायमेंशन हो गया। और अब चाहिए प्लैंक कांस्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन, प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन कैसे निकाल सकते हैं? काफी सारे अपने पास रिलेशन है। एनर्जी का एक रिलेशन आपको अगर याद हो, E बराबर hc/λ, ठीक है। लैम्डा वेवलेंथ होता है, E एनर्जी होती है, यहां से आप निकाल सकते हो। तो इस तरह से दूसरे कई किसी रिलेशन से आप H का डायमेंशन निकाल सकते हो। चलिए निकाल लेते हैं यहां से। तो H का डायमेंशन क्या हो जाएगा? H बराबर हो जाएगा E λ/c। तो एनर्जी का डायमेंशन हो गया mL² T-2। लैम्डा का डायमेंशन होता है बेटा L। स्पीड ऑफ लाइट LT-1, तो ये लिख देते हैं LT-1। तो जरा सॉल्व कर लेंगे तो ये हो गया m। यहां से देखें तो ये एक L से L, वैसे काटते नहीं है लेकिन अपने समझ के लिए आप कर सकते हो क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर नहीं है। तो ये से L कैंसिल आउट हो गया, तो mL² और ये T ऊपर जाएगा तो हो गया T की पावर -1। तो आप इसको भी जैसे पीछे वाला क्वेश्चन किया था आप सॉल्व कर सकते हैं। क्या क्या कर ले? हमने कहा कि भाई जो लेंथ है वो प्रोपोर्शनल बना ली, किसके किसके पावर। तो ऑप्शंस में देख लिया कीजिए कि एच सी कहाँ कहाँ पोजीशन है, उसके हिसाब से रख लीजिए। एच की पावर लिख लिया x, ठीक है। सी की पावर लिख लेते हैं y, और g की पावर जो है वो लिख लेते हैं z। और लेफ्ट हैंड साइड डायमेंशन जो है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहती है कि लेफ्ट हैंड साइड डायमेंशन राइट हैंड साइड डायमेंशंस के बराबर होगी। तो अगर मैं यहां से सॉल्व करूं तो कह सकते हैं बेटा कि लेंथ इधर तो हो गया कितना, लेफ्ट हैंड साइड हो गया m की पावर 0 L T की पावर 0, राइट हैंड साइड कितना हो गया? तो हमने लिया h का डायमेंशन आया mL2 T-1, तो हमने लिख दिया mL2 T-1, इस पूरे की पावर होगी बेटा x, ठीक। दूसरा देख ले तो C LT-1, तो ये हो गया LT-1 की पावर हो गई y। और तीसरा देख ले बेटा तो हमारा हो गया g की वैल्यू कितनी होगी? m-1 L3 T-2, तो m-1 L3 T-2 और इसकी पावर हो गई z। अब इसको अपने को कंपेयर करा लेना है, तो पावर्स एक साथ लिख लें मल्टीप्लाई करके, m की पावर x और -z, ठीक है। दूसरा लिखें l, तो l की पावर 2x प्लस y प्लस 3z, और t की पावर पे आएंगे तो -x माइनस y माइनस 2z। तो ये जो है आपका रिलेशन बन गया। पावर कंपेयर करा लें तो x माइनस जेड इक्वेशन मिल गई हमारे पास, x माइनस जेड 0 के बराबर। 2x प्लस वाई प्लस 3z, इसकी वैल्यू मिल गई बेटा 1 के बराबर। और माइनस एक्स माइनस वाई माइनस 2z, इसकी वैल्यू मिल गई मेरे को 0 के बराबर। तो x बराबर z है, यहां सब्स्टिट्यूट कर दो इस वैल्यू को। इससे कह सकते हैं कि x बराबर z है, तो यहां से क्या बन जाएगी, x बराबर अगर z है तो x और z सेम है तो z को x लिख देंगे, तो 3x 2x, तो ये हो गया कितना 5x प्लस वाई, ठीक है, प्लस वाई, ये हो गया मेरा 1 के बराबर। और यहां पर भी x और z सेम कर दे तो ये माइनस एक्स और माइनस 2x हो गया माइनस 3x, ठीक है, माइनस वाई बराबर हो गया 0।
तो यहां से y की वैल्यू कितनी आ गई, सेम उसी तरह का क्वेश्चन बन गया, y की वैल्यू जो आ गई वो आ गई -3x के बराबर। तो अगर y की वैल्यू -3x यहां मैं सब्स्टिट्यूट कर दूं तो 5 में से 3x गया 2x बराबर हो गया 1, तो यहां से मुझे x बराबर मिल गया 1/2। x बराबर 1/2 मिल गया तो z बराबर मिल गया 1/2। और यहां से देख ले तो x की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर दे तो y की वैल्यू मिल गई मुझे -3/2। तो x की वैल्यू 1/2, y की वैल्यू मिल गई है सेम 1/2, नहीं सॉरी y की वैल्यू मिल गई -3/2 और z की वैल्यू मिल गई मुझे 1/2। तो x z किसको माना था, x और z 1/2 है, x माना था h को तो h की पावर 1/2 और z माना था g को तो h की पावर भी 1/2 और g की पावर भी 1/2, तो ये तो कैंसिल हो गया क्योंकि यहां g की पावर -1/2 है। ठीक है, इसको देख लेते हैं तो g की पावर 1/2 है, ये भी अलग हो गया, h की पावर और g की पावर 1/2 है। ठीक है, लेकिन c की पावर कितना है, तो z कितना माना था मैंने, y जो है y की वैल्यू क्या मानी है, y की वैल्यू कितनी निकली है, y की वैल्यू निकली है -3/2। तो यहां पर अगर इस ऑप्शन को देखो तो h की पावर है 1/2, g की पावर भी है 1/2 और c की पावर जो बन रही है वो बन रही है -3/2। तो c ऑप्शन ही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक, तो ये क्वेश्चंस जल्दी सॉल्व हो जाते हैं अगर आप रिलेशन बना ले सकते हो, जैसे पीछे के क्वेश्चन में बनाया था, आपको फार्मूले याद है तो आप वो बना सकते हैं, क्योंकि ये उतने कॉमन नहीं है इसलिए मैंने इसको इस मेथड से आपको सॉल्व करके दे दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। और क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, परसेंटेज पर बेस्ड क्वेश्चन है, रिलेटिव एरर निकालनी है और ये कह रहा है कि एक क्लॉक ने इतनी अलग अलग रीडिंग्स दी और पूछ रहा है परसेंटेज रिलेटिव एरर क्या बनेगी ऑब्जर्वेशन का, वो हमें कैलकुलेट करके बताना है। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, तो देखिए रिलेटिव एरर कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, रिलेटिव एरर निकल कैसे सकती है, तो हम आराम से इसको कैसे कर लें कि पहले तो हम एक काम करें कि इसकी जितनी मीन वैल्यू है ऑब्जर्वेशन की उस मीन वैल्यू को निकाल लें। ठीक है, तो मीन वैल्यू कितनी है वो निकाल लें, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो मीन वैल्यू कितनी है इसकी, मीन वैल्यू कितनी है, तो मीन वैल्यू कैसे निकलेगी बेटा, मीन वैल्यू निकलेगी कि 1.25 प्लस 1.24 प्लस ये दोनों लिख लिया, अब इसको लिखते हैं 1.27 प्लस 1.21 प्लस 1.28 और डिवाइड कर दें 1 2 3 4 5 से। ठीक है, तो इन दोनों का सम किया, इन सभी का सम किया और उसको जितनी वैल्यू थी उससे डिवाइड कर दिया। इस तरह से सॉल्व करने पर आप देख लो ये 1.25 1.27 तो एक यहां पर चला जाएगा, इसका ये 28 है। ठीक है, तो आप टोटल करके आप कैलकुलेट कर लो। यहां पर देखा जाए तो एक अगर यहां पर वैल्यू आ गई, यहाँ 26 हो गया, एक वैल्यू यहां आ गई और ये, हाँ, तो टोटल इसका कितना बन जाएगा आप सॉल्व करके देख लो, 1.25 बन जाएगा। मुझे कैसे अंदाजा चल लग गया कि अगर 1.25 एवरेज है तो यहाँ 3 वैल्यू ज्यादा है ना पॉइंट के बाद, 0.26 0.27 तो वो वैल्यू यहाँ पे ऐड होकर टोटल एवरेज, या आप कैलकुलेट करके देख लो, टोटल एवरेज जो है आपको मिल जाएगा मीन वैल्यू का कितना, मीन वैल्यू मिल गई आपको 1.25। अब रिलेटिव एरर कैसे निकलती है, रिलेटिव एरर निकलती है एब्सोल्यूट एरर और जो एक्चुअल ट्रू वैल्यू है। तो ये एक तरीके से मीन वैल्यू ही आपकी क्या हो गई, ट्रू वैल्यू हो गई इसकी। ठीक, अब एब्सोल्यूट एरर क्या होगी, तो हर रीडिंग के एब्सोल्यूट एरर निकालें और उस एब्सोल्यूट एरर का मीन वैल्यू ले लें। तो मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होगी, मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होगी, तो वो हमको निकालना होगा। तो 1.25 इससे डिफरेंस देखना है कितना, तो 1.25 तो ये डिफरेंस हो गया कितना, 0। इसके साथ देखो तो ये हो गया कितना 0.01, इसके साथ हो गया कितना 0. खाली डिफरेंस देखना है, तो निगेटिव पॉजिटिव से मतलब नहीं, टोटल डिफरेंस अंतर कितना रीडिंग में आ रहा है, तो 0.02। इससे देखोगे तो 0.0 कितना बन गया 4 और इससे देखोगे तो 0.03 और डिवाइडेड बाय कर दे हम लोग कितना 1 2 3 4 5, वही ऊपर जो नंबर था 5 के। तो जब हमने इनसे डिफरेंस कितना है उससे एब्सोल्यूट एरर आ गई और अब हम कैलकुलेट कर लें कि मीन एब्सोल्यूट एरर की वैल्यू कितनी आ गई,
तो ये टोटल सम करोगे हो गया 0.1 डिवाइडेड बाय 5। तो इसको अगर सॉल्व कर लो 0.1 डिवाइडेड बाय 5, ये बन जाएगा कितना आपका 0.02 सेकेंड। तो रिलेटिव एरर कितनी होगी, रिलेटिव एरर कितनी होगी, रिलेटिव एरर हो गई आपकी जो ट्रू वैल्यू आई या मीन वैल्यू आई वो ये रही, और मीन एब्सोल्यूट एरर ये रही। तो डेल्टा एल बाय एल मतलब कि मीन एब्सोल्यूट एरर जो कि है 0.02 डिवाइडेड बाय 1.25, और परसेंटेज एरर निकालनी है तो इसी में क्या कर दो 100 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 0.02 बाय 1.25 इंटू 100। ठीक है, तो यहां से आपका जो है वो परसेंटेज एरर आ जाएगी, और कितना आ जाएगी तो ऑप्शन से देख के भी अंदाजा लग जाएगा यार 4% तो नहीं बनेगा ये लगभग ये कितना है 100 है, ये 1.25 है, तो 2 से 2 हटा दो तो 125 हो गया। सॉल्व करके देख लीजिए आप, रिजल्ट जो है वो आ जाएगा कितना 1.6%। तो इस क्वेश्चन का 1.6% जो है वो आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन कह रहा है इन एक्सपेरिमेंट परसेंटेज ऑफ एरर अकर इन मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। सीधे सीधे एरर दे दी, ए की, बी की, सी की, डी की, 1%, 2%, 3%, 4%, देन द मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन दिस। तो इसका मैक्सिमम परसेंटेज एरर डायरेक्ट भी लिखा जा सकता है, इसमें पावर 2 है तो 2 टाइम्स हो जाएगा, तो ये हो गया 2। तो इस तरह से डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, अदरवाइज मैं लिख देता हूं एक्सप्रेशन वाइज क्या बनेगा, तो डेल्टा एक्स बाय एक्स इंटू 100, इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी 2 डेल्टा ए बाय ए इंटू 100। पावर आगे आ जाती है अगर आपको नहीं पता है, ठीक है, और कोई प्रोपोर्शनल कांस्टेंट हो तो उसको हटा देना, वो नहीं आएगा एक्सप्रेशन में, क्योंकि जब डिवाइड होता है तो वो टर्म कट जाएगा। तो यहां से देखें तो प्लस 1/2 डेल्टा बी बाय बी, ठीक है। इसको देखो तो इसी की पावर -1/3 हुआ होगा, लेकिन माइनस साइन लगता नहीं है, एरर में निगेटिव नहीं आता है, तो ये हो गया प्लस 1/3 डेल्टा सी बाय सी और प्लस 3 डेल्टा डी बाय डी, डेल्टा डी बाय डी, ठीक है। और इस पूरे का भी इंटू क्या कर दिया इंटू 100, तो ये परसेंटेज में आ जाएगा। तो वो डेटा आपको दे दिया है सीधा 2। ए में परसेंटेज एरर का मतलब ये डेल्टा ए बाय ए की वैल्यू दी है, तो 2 इंटू 1, ठीक, प्लस 1/2 इंटू ये आ गया 2, प्लस 1/3 इंटू 3, प्लस 3 इंटू डेल्टा डी बाई डी इंटू 100 की वैल्यू हो गई 4। सीधा सीधा सॉल्व कर लो तो ये कितना आ गया 2 + 1 + 1 + 12, तो हो गया 12, 13, 14, 15, 16% की जो है वो एरर हमारी आ जाएगी इस क्वेश्चन में। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेम टाइप का ही क्वेश्चन है, ए बी सी डी दिया हुआ है और इनकी परसेंटेज एरर दे दी है, और पी में कितना परसेंटेज एरर होगा उसको निकालते हैं। तो क्या डायरेक्ट करें, तो सीधे सीधे कर सकते हैं कि 3 की परसेंटेज एरर, क्योंकि पावर 3 है ना, तो 3 की परसेंटेज एरर ए में कितना है 1 प्लस 2 इंटू 2, वो बी की परसेंटेज एरर लिख दी, और सी की कितना है 1 है, पावर 1 है तो 3 प्लस डी की भी पावर 1 है 4, तो ये आ गया 3, इधर हो गया 4 प्लस 3 प्लस 4, तो 4 3 7 3 10 और 4 14, तो 14% जो है वो हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो अगर आपके प्रैक्टिस में है तो पूरा लिखने की भी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कर सकते हैं। पीछे के क्वेश्चन में मैंने पूरा कर दिया था, ठीक है। तो 14% जो है इसकी एरर आ जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2020 का आया हुआ क्वेश्चन है, सिग्निफिकेंट फिगर के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। कह रहा है कि लेंथ इतना है, ब्रेथ इतना है, और पूछ रहा है एरिया क्या होगा। तो एरिया बेसिकली होता क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ। सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से अगर मल्टीप्लाई करके देखना है तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, और प्रोडक्ट रूल ये कहता है कि जिस डिजिट के जब मेजरमेंट जिनमें है, तो मेजरमेंट की कैलकुलेशन में अगर मल्टीप्लाई हो रहा है, दो वैल्यूज जो मेजरमेंट हैं उनमें मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आंसर का उतना ही सिग्निफिकेंट फिगर होगा जो इनमें से किसी का भी जिसका लीस्ट होगा, जिसका मिनिमम होगा। इसके सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, इसके सिग्निफिकेंट फिगर है 3, इसके सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, ये भी वो रीडिंग है, इसके सिग्निफिकेंट फिगर है 2, तो आंसर के सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, आंसर के सिग्निफिकेंट फिगर होंगे 2, तो इसके सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, इसके सिग्निफिकेंट फिगर है 2, ठीक, इसके कितने हैं
इसके सिग्निफिकेंट फिगर हो गए 3, तो ये तो होगा नहीं। इसके कितने हो गए, इसके सिग्निफिकेंट फिगर हो गए 4, तो ये भी होगा। इसके कितने हो गए, इसके सिग्निफिकेंट फिगर हो गए 5, ये भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, सीधा सिग्निफिकेंट फिगर से ही चेक कर लेंगे और 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, यही इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी सब्ट्रैक्ट करना है और सिग्निफिकेंट फिगर के ऊपर बेस्ड है। तो कैसे निकलता है, हम पूरा सवाल नहीं करेंगे इसमें, सीधे आंसर्स देखेंगे कैसे। सब्ट्रैक्शन का रूल ये कहता है कि जिन दो क्वांटिटीज को जैसे आपने सब्ट्रैक्ट किया, तो डेसिमल के बाद जिसमें सबसे कम डिजिट है, आंसर में भी डेसिमल के बाद उतने ही डिजिट होंगे। डेसिमल के बाद इसमें कितने डिजिट हैं, 2। इसमें ऐसा सिग्निफिकेंट फिगर नहीं देखते, उनका काउंट नहीं देखते, डेसिमल के बाद काउंट देखते हैं। इसमें कितने काउंट है, 2, और इसमें डेसिमल के बाद कितना है, 4, और मिनिमम कौन सा है, ये वाला। तो आंसर में डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक ही आंसर लिखा जा सकता है। तो उस हिसाब से अगर मैं देखूं तो भैया इसमें डेसिमल के बाद 3 डिजिट जा रही हैं, इसमें 1 डिजिट जा रही है, इसमें 4 डिजिट जा रही हैं, इसमें ही 2 डिजिट हैं। तो यही मेरा क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट फिगर के क्वेश्चंस इस तरह से सिंपली राउंड ऑफ करके जो है हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, 2021 का आया हुआ क्वेश्चन है, स्क्रू गॉज का क्वेश्चन है। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि मेन स्केल रीडिंग है 0 mm, अच्छी बात है। सर्कुलर हेड 52 डिविजन्स हैं, जो सर्कुलर हेड का कॉन्साइड कर रहा होगा रीडिंग लेते समय। ठीक है, गिवन दैट 1 mm ऑफ मेन स्केल करस्पॉन्डिंग टू 100 डिवीजन। ठीक है, 1 mm ऑफ मेन स्केल में जब वो लेंथ चलता है तो 100 डिविजन्स कवर करता है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि डायमीटर ऑफ द वायर क्या होगा। सबसे पहली चीज तो हमें इसका लीस्ट काउंट निकाल लेते हैं। लीस्ट काउंट क्या होता है, लीस्ट काउंट होता है पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। तो इसको यूज करें तो फटाफट बता सकते हैं कि क्या हो जाएगा। तो पिच हो गया मेरा बेटा कितना, यहां से देख लें तो पिच होगी मेरी 1 mm है, और डिवाइडेड बाय 100 तो 0.001, ये इतना जो है हमारा 0.01 mm जो है हमारा, इसका आपका क्या आ गया, इसका हमारा लीस्ट काउंट आ गया। तो लीस्ट काउंट तो हमने निकाल लिया। अब कैसे डायमीटर निकलेगा, तो डायमीटर निकालने के लिए हमें क्या काम करना होगा, उसके लिए अगर अपन देख लें तो भैया हमें ये देखना है कि मेन स्केल रीडिंग कैसे निकलती है। रीडिंग जो निकलती है वो रीडिंग निकलती है, मेन स्केल रीडिंग क्या है, ठीक है, प्लस लीस्ट काउंट इनटू जो डिवीजन कॉन्साइड कर रहा है, कॉन्साइडिंग डिवीजन। तो बेटा मेन स्केल रीडिंग तो यहां कितना दिया है, कोई एरर वेरर तो कुछ दिया नहीं है। मेन स्केल रीडिंग कितना हो गया, मेन स्केल रीडिंग दिया हुआ है 0 mm, ठीक है, प्लस लीस्ट काउंट कितना दिया है 0.01 mm, और कौन सा कॉन्साइड कर रहा है 52 सेकेंड डिवीजन जो है वो कॉन्साइड कर रहा है। तो जरा इसको अगर हम सॉल्व कर लें तो क्या आ जाएगा, यहां से अगर अब देख लें तो ये हमारा बन जाएगा कितना, ये बन जाएगा बेटा हमारा मल्टीप्लाई कर लें इसको तो ये हो गया 0.52 mm, और इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लोगे तो ये हो जाएगा 0.052 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि आंसर हमारे सारे ऑप्शन सेंटीमीटर में। तो करेक्ट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो हमने मिलीमीटर में हमारा निकला है 0.52 mm, और उसको हमने जब सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया तो ये हो गया हमारा 0.052 सेंटीमीटर। तो आसान क्वेश्चन था, सीधा सीधा डायरेक्ट बेस्ड इस पर क्वेश्चन था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ये भी अगेन जो है हमारा स्क्रू गॉज के ऊपर क्वेश्चन है, और क्वेश्चन कह रहा है कि स्क्रू गॉज का लीस्ट काउंट दे दिया इसने 0.01 mm, और एंड देयर आर 50 डिविजन्स इन इट्स सर्कुलर स्केल। ठीक है, द पिच ऑफ द स्क्रू गॉज क्या होगी। तो अभी फार्मूला हमने कहा लीस्ट काउंट जो होता है वो होता है पिच अपॉन नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन। तो इसी रिलेशन का यूज कर लेते हैं जो पीछे हमने बताया भी आपको।
तो क्या निकालना है, मेरे पास लीस्ट काउंट है 0.01 mm, पिच कितनी है निकालनी है हमको, और नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन हो गया 50, तो पिच की वैल्यू होगी 50 इंटू 0.01, आंसर देखें तो आ गया कितना 0.5 mm। तो पिच जो है हमारी आ गई 0.5, ठीक है। तो ये हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो ये अपना जो है दोनों क्वेश्चन आपने देखे कि स्क्रू गॉज के ऊपर बेस्ड थे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अपने इस सेशन का ये एक आखिरी क्वेश्चन है। और क्या क्वेश्चन है, 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक डायमीटर स्मॉल बॉल का स्क्रू गॉज के ऊपर ही ये भी क्वेश्चन है ऑफ लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर, मेन स्केल रीडिंग दे दी है 5 mm, जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल कोइंसाइडिंग विद डिवीजन 25th डिवीजन से कोइंसाइड कर रहे हैं अबव रेफरेंस लाइन के। इफ द स्क्रू गॉज हैज जीरो एरर ऑफ 0.004 सेंटीमीटर। अब माइनस की जो है वो जीरो एरर भी दी हुई है इस क्वेश्चन में। तो देखिए कैसे कर लेंगे, तरीका यही है, लीस्ट काउंट हमारे पास है, ठीक है, हमारे पास मेन स्केल रीडिंग है, लीस्ट काउंट यहां सेंटीमीटर में दिया हुआ है, मेन स्केल रीडिंग mm में दी हुई है और आंसर सेंटीमीटर में, तो सारी चीजें अपन सेंटीमीटर में रख लेंगे। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला ये है कि रीडिंग जो होगी वो रीडिंग क्या होगी, एक्चुअल रीडिंग क्या आएगी, इसका फॉर्मूला होगा मेन स्केल रीडिंग, ठीक, प्लस लीस्ट काउंट इनटू नंबर ऑफ कोइंसाइडिंग डिवीजन, जो कि यहां दिया है 25th डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है रेफरेंस लाइंस के अबर, नंबर ऑफ कोइंसाइडिंग डिवीजन, ठीक है, नंबर ऑफ डिवीजन जो कोइंसाइड कर रहा है, ठीक, माइनस आपकी एरर। अब एरर माइनस के साथ लिखी जाती है तो निगेटिव एरर है तो वो माइनस के साथ लिखी जाएगी, तो वो माइनस माइनस आपका ऑटोमेटिकली यहां पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो जरा सॉल्व कर ले, मेन स्केल रीडिंग कितनी हुई 5 mm, 5 mm को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो हो गया 0.5 सेंटीमीटर, प्लस लीस्ट काउंट कितना है 0.001 इंटू कितना डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है बेटा 25th डिवीजन, तो 25 माइनस, और ये भी माइनस है तो माइनस माइनस हो गया प्लस 0.004 सेंटीमीटर। सारा का सारा डेटा जो है वो हमारा सेंटीमीटर के टर्म में ही आ गया। अब बस इसको अपने को जोड़ देना है, तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तो देख लीजिए ये आ जाएगा 0.529 सेंटीमीटर। और अगर हम चेक करें कौन सा ऑप्शन बैठ रहा है तो हमारे पास ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो बच्चों इस सेशन के लिए इतना ही। आई होप कि आपने साथ के साथ ये क्वेश्चंस ट्राई किए होंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आसान चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है, तो प्लीज इस चैप्टर को अच्छे से तैयार कर लीजिए। PYQs आप इस वीडियो से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं अगर कहीं कोई डाउट है। बाकी नेक्स्ट चैप्टर पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट जो भी आने वाले टॉपिक्स हैं उस पर मिलते हैं। थैंक यू।